नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो सारे जो लीडिंग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं और जो न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, लगातार देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको जरूर ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम का चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहीं पर जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो है नोटिफिकेशन हो गया, मटेरियल हो गया, वो सब आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए आगे की ओर चलेंगे, देखेंगे हम लोग किन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जी का जो जिक्र है यहाँ पर, क्योंकि झांसी का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के जो है इनके नाम पे किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया है ना। जब आप देखते हैं डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, उस दौरान की सब घटनाएं ही 48 से 56 के बीच में, और यही जो है वो अंतिम चरण है जिसके बाद फिर सीधे सीधे हम क्या देखेंगे 48 से 56 में जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करेगा डलहौजी, तो ये पीक पे पहुंच जाएगा सारा जो हमारा असंतोष है ना, किसका, सिपाहियों का, किसानों का, है ना, सबका। और सब जो है फिर एक विद्रोह देखने को मिलेगा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कई लोग बोलते हैं, है ना। तो कई सारे जो हमारे वीर सावरकर जी लोग जो हैं वो उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इस तरीके का विशेषण देते हैं, है ना। अलग अलग डिबेटेबल है वो चीजें। तो 1857 की जो क्रांति होगी वो इसी की परिणति होगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद जस्ट देखा जाएगा। तो इसको हिस्ट्री वाले फेज में आप रिवाइज कर जाइए, मॉडर्न का ये फेज इसको देखेंगे हम लोग, जीएस पेपर 1 में रख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है रायतू बंधु योजना है तेलंगाना की, किसानों के लिए है ये आपकी, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे पीएम जो किसान सम्मान आप योजना देखते हैं, है ना, उसको जबकि ये क्लेम करते हैं जो तेलंगाना गवर्नमेंट है कि ये कॉपी किया है सेंट्रल ने, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है, फार्मर से रिलेटेड है ये आपका, पेपर 3 में रख सकते हैं आप इसको। एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पेपर में आज भी आप जीएस पेपर 3 में देखेंगे, मेंस में अगर टोटल आप देखेंगे तो 50% वेटेज आप देखिए, कहीं ना कहीं से 150 नंबर आपको एग्रीकल्चर दिलाता है। अगर आप ऐसे भी मिला ले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसका कारण मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारा जो है आपका, बहुत सारे लोग जो आज भी इंडल्ज है 50% लगभग, वो एग्रीकल्चर और उससे अलाइड जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो आते हैं, और उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो समावेशी विकास करना है आपको, समुचित विकास करना है, तो कैसे हो पाएगा जब तक इनकी इनकम आप नहीं बढ़ाएंगे। एग्रीकल्चर में एक कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, अगर वो साइंटिफिक तरीके से वहां पर कृषि नहीं की जाती है ना, उनको इनपुट की समस्या है जिसमें वो ऋणग्रस्तता के जो विस्कस साइकिल है, दुष्चक्र, उसमें फंस जाते हैं। तो ये सब एड्रेस करना है किसको, गवर्नमेंट को। तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है, इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद 2 नई वैक्सीन जो है वो कोविड-19 के लिए जो है अभी उनको भी अप्रूव किया गया है, और अभी ओरल पिल जो है वो हमने पहले ही डिस्कस किया है। बताइए उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अभी आ ही जाएगा वो। तो ये हेल्थ से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। उसके बाद कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है जिसका अभी प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन भी किया है, वो उसमें कई सारी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अवसंरचना के अंतर्गत है ये आपका, पेपर 3 में रख सकते हैं। उसके बाद ग्राम उजाला प्रोग्राम है, और ये आप लोगों को पता होगा कि स्वच्छ ईंधन से रिलेटेड है ना, और इसमें जो है एफिशिएंसी भी ज्यादा आती है ना, एलईडी वगैरह वितरण से ये आपका संदर्भित है। और अभी इन्होंने जो है आपका सीईएसएल जो आप देखते हैं, तो वो जो है आपका इसने लैंडमार्क सेट किया है कि बहुत सारे लोगों को ये वितरित कर चुके हैं। और ग्राम उजाला कार्यक्रम क्रोर के नाम से जो है ये आपका स्टार्ट किया गया था कि गांव में जो आपके अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं जो एरिया, स्टेट के अंतर्गत जो ग्रामीण एरिया है, तो वहां पर उनको एलईडी दिया जाएगा, है ना। तो पुराने जो बल्ब यूज कर रहे थे उसको एक्सचेंज करके वो इसको ले लेंगे, कि इसको एलईडी वगैरह को। तो क्या होगा उससे साल भर में जो
पर हाउस होल्ड में जो आपका बिजली का कंजम्पशन हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा बचत देखी जाएगी। तो ऊर्जा संरक्षण से रिलेटेड हो गया वो, है ना, ऊर्जा के बचत से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर का पार्ट है। अब सबसे पहले जो जीएस पेपर 1 में रखेंगे हम लक्ष्मीबाई जी को। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो झांसी का रेलवे स्टेशन है यूपी का, अब उसको जो नया नामकरण किया जा रहा है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के रूप में। ये सीएम साहब ने वहां के क्या किया है, यूपी के सीएम साहब ने अनाउंस किया है अभी। अब ये जो है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताई जा रही नॉर्मल सी जानकारियां, ये बिल्कुल जो है एक तरीके से कहानी की तरह है। ये कभी पूछेगा नहीं कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, है ना, स्टेट पीसीएस में कभी पूछ ले तो पूछ ले। बाकी जो है ये देख जाते हैं हम लोग, स्टोरी लाइन है कि जन्म जो है इनका 19 नवंबर 1828 में हुआ था। मराठी फैमिली थी जो उनके यहाँ हुआ था, है ना, और इनके फादर का नाम मोरोपंत तांबे था और जो माता जी का नाम था भागीरथी सप्रे था। अब इनकी माता जी का निधन हो जाता है जब ये 4 इयर्स ओल्ड रहती हैं, और इनके फादर जो है काम करते हैं पेशवा बाजीराव सेकंड, है ना, उनके यहाँ बिठूर में। अब एक बात यहां से हमको क्या पढ़ने और रिवाइज करने की आवश्यकता होती है कि हम सबसे पहले अब मराठा साम्राज्य को एक बार देख जाए। हम ये देखें कि भाई मराठा साम्राज्य जो है अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल एक पूरा अंपायर रहता है ना, ये आप याद रखिएगा, देखिएगा पूरा दशक। अब बताइए कि जो पेशवा पद था पहले तो ये आपकी एबिलिटी के आधार पर लोगों को प्रदान किया जाता था, लेकिन 1713 से आप देखेंगे तो जो आपका बालाजी विश्वनाथ है ना, उसने क्या किया कि भैया इसको जो है उन्होंने क्या किया, हेरिडेटरी बना दिया, वंशानुगत बना दिया। अब उसके बाद से आप देखेंगे कि मराठाओं में विद्रोह देखने को मिलेगा आपको, है ना, आपस में ही वही सत्ता की लड़ाई के लिए, है ना। फिर 1761 के बाद तो फिर बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाएंगी। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मराठा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि 1852 में इनका जो विवाह हुआ, मणिकर्णिका इनका नाम था बचपन का, तो गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। ये झांसी के महाराज थे। और उसके बाद फिर परंपरा के आधार पे, ट्रेडिशंस के आधार पे इनका नाम जो है लक्ष्मीबाई रखा गया। अब इन्होंने शादी के बाद जो है जन्म दिया एक बच्चे को जिनका नाम दामोदर राव था। उनकी मृत्यु हो गई 4 मंथ में, है ना, 4 मंथ में। और ये जो कपल है इन्होंने ही जो है रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति ने अडॉप्ट किया गंगाधर राव कजिन को, ठीक है ना। उसका फिर पुनर्नामकरण किया उन्होंने, जो रिनेम किया दामोदर राव के रूप में। और ये जो प्रोसीजर था एडॉप्शन का, है ना, दत्तक पुत्र का संदर्भ आप लोगों ने सुना होगा कि पहले ब्रिटिशर्स ने दत्तक पुत्र को भी, अगर कोई साम्राज्य है किसी जगह, जैसे मान लीजिए कि यहाँ झांसी का साम्राज्य था, तो अब मान लीजिए कि यहाँ के जो राजा है, रानी है, उनका पुत्र नहीं है, तो अगर वो किसी को गोद भी ले लिए तो वो उसको क्या कर सकते हैं, राजा बना सकते हैं। इसी को खत्म कर देंगे फिर ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनको धीरे धीरे अब क्या करना है, अधिग्रहण, एग्रेसिव जो है वहां पर अधिग्रहण करना चालू कर देंगे, है ना। अब क्यों, क्योंकि पहले आई तो जो ईआईसी थी वो यहाँ पर व्यापार करने आई थी, ठीक है ना। उसके बाद 1717 में फर्रुखसियर ने गोल्डन फरमान दे दिया। उसके बाद 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, जबकि उसमें वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था, वो तो षड्यंत्र था एक तरीके का। और 1764 से यही व्यापारिक कंपनी आपकी क्या बन जाती है, पॉलिटिकल एंटिटी बन जाती है। और वहीं से धीरे 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 अब जैसे ही 1764 में उसने बंगाल पे आधिपत्य स्थापित किया, और उसके बाद 1803 पे जो है आके पूरे दिल्ली के लाल किले पर वो झंडा फहरा देंगे, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहे हैं। वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीक पे है, तो इनको इनपुट चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो ये पूरी तरीके से एग्रेसिव हो जाएंगे अब भारत के साम्राज्यों पर अपना अधिग्रहण करने के लिए। उसी का ये एक क्या है, कंटिन्यूएशन है उसी पॉलिसी का उनका, ठीक है ना। तो यही पे बताया जा रहा है कि ये जो प्रोसीजर था एडॉप्शन का, वो वहां पर किसके, ब्रिटिश ऑफिसर के प्रेजेंस में किया गया, तो वो जाके बता देगा। अब जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आएगा, जिसको व्यपगत का सिद्धांत बोलते हैं डलहौजी का, उसके अंतर्गत इसको अमान्य घोषित कर देगी कौन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। भैया ऐसा नहीं होगा, आपके जो राज्य में जो है ये दत्तक पुत्र को आपने गोद लिया है, अब ये राजा नहीं बन सकते, तो ऐसे राज्य फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। तो उसी का एजिटेशन देखने को मिलेगा रानी लक्ष्मीबाई जी की तरफ से। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि जब डेथ हो जाएगी महाराज की 1853 नवंबर में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अप्लाई कर दिया था वहां पर 48 से ही डलहौजी आ जाता है और बहुत एग्रेसिव रहता है। उसने ही व्यपगत का सिद्धांत लगाया था, ठीक है ना। और उसी के अंतर्गत जो है यहाँ पर इस चीज को डिनाई कर देते हैं कि भैया आपका दत्तक पुत्र यहाँ का, आप अब यहाँ का जो आपका राजकाज है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत देखा जाएगा, ठीक।
अब इस पॉलिसी के अंतर्गत जो दामोदर राव का क्लेम था उसको रिजेक्ट कर दिया, वो लिखा गया है यहाँ पर, जिसको अडॉप्ट किया गया था। अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ क्रांति की जो शुरुआत होती है वो मेरठ में 10 मई 1857 से होती है। ये फैक्ट पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में भी, बहुत जगह भी। और जब ये न्यूज आपकी झांसी पहुंचती है तो लक्ष्मीबाई जी ने अपने प्रोटेक्शन को, संरक्षण को बढ़ाया, लेकिन उसी के साथ प्रजा ताकि वहां पर घबराए ना, है ना, जो लोग वहां पर रह रहे थे उनके शासन के अंतर्गत, साम्राज्य के अंतर्गत, तो वो लोग घबराए ना, उसके लिए उन्होंने हल्दी कुमकुम सेरेमनी किया और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि ब्रिटिशर्स जो है कायर है, ठीक है, तो उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। और जो जनरल ह्यूरोस था उसने खुद लिखा है कि वास्तव में मतलब बहुत सारे लोग वहां पर युद्ध कर रहे थे, लेकिन ये खुद एक फीमेल होती हुई भी, तो उन्होंने लिखा है कि मैंने पूरे 1857 के विद्रोह में एक मर्द देखा था, ऐसा उन्होंने लिखा है, उनका स्टेटमेंट है ये, है ना। और कोई ब्रिटिशर्स ऐसा लिख रहा है तो मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनकी बहादुर, मतलब कितनी उनकी वीरता का जो है वो बखान खुद ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इनका चित्र भी बना हुआ है और ये यहाँ पर लिखा गया है कि जून 1857 में, अब ये सब स्टोरी लाइन है, याद नहीं करना हमको, कि जो 12वीं आपकी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसने सीज कर दिया था स्टार फोर्ट जो है आपका झांसी का, है ना, ठीक है। और वहां पर ब्रिटिश आर्मी से उन्होंने एक बार बात भी की, है ना, बात करने के लिए राजी कर लिया था कि भैया हम बातचीत करेंगे, आपस में कोई युद्ध नहीं करेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जैसे ये बात रानी लक्ष्मीबाई जी ने रखी थी, लेकिन जब ब्रिटिश ऑफिसर्स आते हैं तो उनका वहां पर नरसंहार किया जाता है, ठीक है ना। और इस घटना में जो है लक्ष्मीबाई जी की संलिप्तता थी या नहीं थी, अभी भी एक बहस का हिस्सा है ये, है ना। तो डिबेटेबल चीजें होती हैं, वो हमको याद भी नहीं करना चाहिए और ना इस तरीके की चीजों को हमको आंसर में कोट करना चाहिए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि सिपाहीज जो थे, जो आपके सिपाही थे, विद्रोह, सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है इसको, हालांकि थे वो किसान ही, ठीक है ना। अब 1857 की क्रांति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और अन्य कारणों को मिलाकर आप कारण लिखिएगा, है ना, कि किस कारण से ये क्रांति हुई है, ठीक है। ये लिख के दिखाइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, और कमेंट जरूर किया करिए आप लोग, मैं बार बार बोलता हूं, उसी से मोटिवेशन मिलता है। 5-10 मिनट निकाल लेना, मतलब एक आंसर के लिए, एक जवाब देने के लिए, मतलब 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मेंस का लिख रहे होंगे तो 10 मिनट लगेगा, है ना। तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ना। बाकी चीजों को दरकिनार करते हुए कम से कम इतना जो है रेगुलरिटी बनाए रखिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वहां पर थ्रेटन किया, डराया उन्होंने सिपाहियों ने कि भैया हम आपका पैलेस जला देंगे, उसके बदले में उन्होंने ह्यूज मनी की डिमांड की, जो उन्होंने लिया भी, और फिर 4 दिन बाद उन्होंने महल को छोड़ दिया। ये बिल्कुल याद नहीं करना है, कहानी है ये। इसके बाद 24 मार्च 1858 को ब्रिटिश जो फोर्स थी वो वहां पर उन्होंने बमबारी की झांसी में, ठीक है। और वहां पर फिर अपील किया लक्ष्मीबाई जी ने अपने बचपन के मित्र तात्या टोपे जी से, और फिर उसी के संदर्भ में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तात्या टोपे ने, और अपनी फौज भेजी जिसमें 20,000 सोल्जर्स थे, है ना। किस लिए फौज भेजी? कि ब्रिटिश आर्मी से लड़ाई के लिए। लेकिन फिर भी ये झांसी को बचा नहीं सके वहां पर, और डिस्ट्रक्शन जो है कंटिन्यू रहा। रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को लेके, जो आप लोग सुनते भी होंगे, है ना, तो अपने घोड़े में जो है बादल पे सवार होकर वहां से निकलती हैं, और रास्ते में बादल खत्म हो जाता है, लेकिन वो और मतलब लक्ष्मीबाई जी और उनके पुत्र जो है वहां से सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जून 17 को कोटा की सराय जो है फूलबाग ग्वालियर में, बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि कहां पर है, ठीक है। तो ग्वालियर में जो ब्रिटिश फोर्स थी उन्होंने फिर से जो है यहाँ पर चार्ज किया इंडियन फोर्स पे, और इंडियन फोर्स को कमांड कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई जी, और वहां पर जो है ब्रिटिश आर्मी ने 5,000 इंडियन सोल्जर्स को मार दिया, और वहां पर जो है वो घोड़े से जो है वो गिर गई और घायल भी हो गई थी। फिर उनकी मतलब ये आपकी वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे 18 जून 1858 को, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अब जीएस पेपर 2 में रखा है इसको इन्होंने, है ना, क्योंकि स्टेट्स के द्वारा जो है लिया गया ये आपका एक कदम है तेलंगाना गवर्नमेंट का। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, किसके लिए? फार्मर्स के लिए। क्यों? क्योंकि फार्मर्स को इनपुट की जरूरत पड़ती है। इनपुट में सीड्स हो गया आपका, है ना, बीज हो गया, उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, पीड़कनाशक हो गया आपका, है ना, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। उसके लिए वो जाते थे तो अनऑर्गेनाइज्ड जो आपके साहूकार वगैरह लोग हैं तो उनसे वो क्या ले लेते हैं? कर्ज के रूप में। अब वो उनके समझ में नहीं आता और बेचारे 5% 10% बहुत हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट में ले लेते हैं, तो वो वैसे उस तरीके के दुष्चक्र में पड़ जाते हैं, ऋणग्रस्तता में। उसको एड्रेस करने के लिए दूसरी चीज ये मोटिवेशन देगा फार्मर्स को, है ना, कि भैया ये गवर्नमेंट हमको जो है पर एकड़ के हिसाब से इतना पैसा दे रही है, तो उससे उत्पादकता में वृद्धि होगी,
हाँ, वहां पर हमको उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ना। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि आप देख लीजिए, हरित क्रांति प्रदेश भी देख लीजिए, वहां क्या क्या पर हेक्टेयर जो उत्पादन पहले होता था आज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भैया टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप जो है, जो क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है उस हिसाब से आप वहां पर फसलों को उगाइए। अब पंजाब हरियाणा जो है उपयुक्त है गेहूं की खेती के लिए, लेकिन ज्यादा पैसा तो चावल में मिलता है, तो वहां पर चावल खेती की जाती है चावल की, तो ओवर इरिगेशन किया जाता है। ओवर इरिगेशन किया जाता है तो क्या होता है, उससे लीचिंग हो जाती है, और वो जगह जो है आपकी वो कैसी हो जाती है, लीचिंग के बाद दलदल में, और जो भूमि दलदल में कन्वर्ट हो गई, आप इंदिरा गांधी जो कनाल है उसके अगल बगल देख लीजिए, तो उसको रिस्टोर होने में बहुत लंबा वक्त लगता है ना। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम, ओवर जो है आपके कीटनाशक के केमिकल जो भी इनपुट्स हैं उनका यूज करने के कारण आप देखिए पंजाब हरियाणा साइड में बहुत सारे जो है लोग जो है वो कार्सिनोजेनिक डिसीज से क्या है, प्रभावित है, नहीं है। ये सब रीजंस है। अब किसानों को वहां इनपुट की जरूरत है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये नहीं कि भैया आया आपका कोई चुनाव तो उसके पहले जो है उनके बिल्स को माफ कर दिया आपने, है ना, ऋण माफी, वो पॉपुलिस्ट अप्रोच के अंतर्गत आता है ना, वो उसका तर्क सही नहीं है, उसके पीछे जो मतलब रैशनल दिया जाता है वो ट्रू नहीं है ना, सही नहीं है। ये पॉपुलिस्ट अप्रोच जो है देश की जो समुचित विकास है उसमें एक तरीके का अवरोध है। ये वही चीजें हो गई कि दूसरे को मोबिलाइज करने के लिए वो लॉलीपॉप दे देना, है ना। और डेमोक्रेसी में जो डेमोस वर्ड है ना, अगर लोगों के अंदर मैच्योरिटी नहीं होगी, अगर उनका जो निर्णय है वो सिर्फ अपने फायदे तक सीमित है, तो उससे देश का विकास नहीं होता, फिर वही भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, लोकतंत्र। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। और यहां पर लिखा गया है कि जो मतलब ये स्कीम जो है इसमें लैंडमार्क हासिल किया है इन्होंने, और आने वाले दिनों में जो है ये काफी ज्यादा जो है 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी, है ना। ये जो आपकी स्कीम है इसके अंतर्गत इतने लोगों को जो है दिया जा रहा है, इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट, तो पैसा वैसा नहीं रखना है हमको यहाँ पर। अब 2018 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, स्टेट गवर्नमेंट की है, तेलंगाना की। ठीक, इसमें किया क्या जाता है, बस दो ही तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। सीजन के हिसाब से रबी की क्रॉप्स के लिए भी और खरीफ की क्रॉप्स के लिए भी, जो भी भूमि मालिक हैं उनके ऊपर कोई सीलिंग नहीं है। अगर 1 एकड़ जमीन है तो एक सीजन में 5,000 मिलेगा, मतलब 2 सीजन में मिला के उनको 10,000 मिलेगा। अब जितने एकड़ जमीन होगी तो पर एकड़ के हिसाब से, पर सीजन के हिसाब से ये आप उनको वितरित कर देंगे, है ना, उसमें कोई सीलिंग नहीं है। पहली चीज ये फायदा हो गया। दूसरा, यहां पर यह बताया गया है कि अभी जो ऑनगोइंग आपकी रबी सीजन है इसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है क्रेडिट करना मनी को, जो बैंक अकाउंट है, जो एलिजिबल है बेनिफिशियरीज, जो आपके जो भी यहां पर हितधारक हैं स्टेट के अंतर्गत, जो वहां पर योग्य है, एलिजिबल है, अर्हता उन्होंने प्राप्त की है, तो उनको यहां पर डिस्बर्स किया जा रहा है फंड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके अंतर्गत अभी तक बताया जा रहा है कि कितने लाख फार्मर्स को आइडेंटिफाई, तो ये एक बड़ा नंबर है, 66.56 लाख फार्मर्स को वहां पर आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, और यहां पर जो है बिना किसी अवरोध के वहां पर अगले 10 दिनों के अंतर्गत उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, है ना। वो वहां पर कोई कंडीशंस वगैरह नहीं है, सिर्फ जितनी जमीन है आपकी उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। अब यहां पर रायतु बंधु स्कीम क्या है, तो वही बताया जा रहा है। सीधी बात है, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट है, किसको है, जो भी आपके भूमि मालिक किसान है, ठीक है ना, तो उनको कब दिया जाएगा, जब भी शुरुआती चरण होगा फसल सीजन का, रबी हो या खरीफ हो, तो डीबीटी के माध्यम से देंगे, तो कोई बिचौलिया नहीं रहेगा यहां पर, तो पारदर्शिता का एंगल है यहां पर, ठीक है ना। फिर वो जो है कहां पर हेल्प करेगा, तो उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीड्स को फुलफिल करेगा, और फिर वो डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसेंगे, ठीक है ना। और ये जो है फार्मर्स के अंतर्गत एक साइकोलॉजिकल भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि भैया देखो हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, अपनी इनकम को बढ़ाएं, है ना, और जो है हम ऋणग्रस्तता में ना पड़े, तो इसके लिए सरकार भी हमारे लिए कार्यरत है, तो उनका जो है एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ठीक है ना। बहुत सारे फार्मर्स जो सुसाइड करते हैं आपके, है ना, आप देखेंगे कई सारे एरियाज में, तो क्यों करते हैं, साइकोलॉजिकल एक कंडीशन है वो आत्महत्या करने के लिए, कि आदमी इतना परेशान हो गया कि बोले कोई रास्ता नहीं है, तो उस तरीके का यहाँ पर बूस्ट देता है। तो उस तरीके की घटनाओं को एड्रेस कर पाएंगे हम यहाँ से, बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर फार्मर्स को पर एकड़ के हिसाब से पर क्रॉप 5,000 रुपए मिलता है। वहां पर बता रहे हैं 2 एकड़ जिसके पास है तो साल भर में 20,000, क्यों, क्योंकि 2 सीजन हो जाएंगे, ठीक है, 10 एकड़ होगा तो 1 लाख, क्योंकि 2 सीजन साल के हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे याद रखिए कि पर एकड़ पर क्रॉप 5,000 रुपए, कोई सीलिंग नहीं इसमें, जितने एकड़ जमीन है उतना पैसा मिलेगा आपको।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनपुट में हेल्प करेगा, जो मैंने शुरू में ही बताया, जैसा सीड्स, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, लेबर है ना। अब यहाँ पर जो है ये कंपेयर कर रहे हैं पीएम किसान स्कीम से, तो भैया स्टेट गवर्नमेंट ने सीधा क्लेम किया है कि सेंटर पीएम किसान जो आपकी किसान सम्मान निधि स्कीम है वो कॉपी है रायतू बंधु की। ठीक है भैया। अब यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो जो स्कीम है पीएम किसान उससे मच बेटर इनकी स्कीम है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि जो पीएम किसान आपकी स्कीम है उसमें फार्मर्स को नहीं है सपोर्ट, ठीक है ना, इसमें लैंड होल्डिंग फैमिलीज को है। उसमें भी जो इनकम सपोर्ट है वो केवल 6,000 रुपए है पर ईयर, दोनों सीजन आ गए, पर ईयर, वो भी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। जबकि जो रायतू बंधु है ये आपका बेस्ड है किसमें, एंटिसिपेट करने में, जो इनपुट एक्सपेंडिचर है, जो आपके इनपुट की में सहायता चाहिए होती है कृषक को, वहां पर ये आपको उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही रायतू बंधु। ये यहां पर एडवांटेज बता रहे हैं उसको, और बोल रहे कोई सीलिंग नहीं है, ईच एकड़ ऑफ लैंड के हिसाब से दिया जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन पीएम किसान के अंतर्गत ये जो प्रोवाइड किया जाता है सपोर्ट वो फैमिलीज को किया जाता है, किसी फार्म यूनिट को नहीं किया जाता है। ठीक है ना, ये नॉर्मल सी चीज है, याद रख सकते हैं आप। अब यहाँ पर 2 नई वैक्सीन जो हैं वो कोविड-19 के खिलाफ जो है उनको भी मंजूरी दे दी गई है। तो मोलुलपिरवीर जो है आपका ओरल जो है आपका ट्रीटमेंट है, ये तो हम लोगों ने देख लिया था टैबलेट के रूप में, अभी 2 दिन पहले ही कवर किया इसको अपन लोगों ने। इसके बाद वैक्सीन कॉर्बीवैक्स और कोवैक्स के बारे में। अब ये क्या है, यहाँ पर हमको क्या देखना है कि कौन सी वैक्सीन कौन लॉन्च कर रहा है, क्योंकि अभी सब ये क्या सैंपलिंग चल रही है, आप एक तरीके से देखिए, है ना, धीरे धीरे अब टैबलेट्स आ रही हैं और भी वैक्सीन आ रही हैं, ठीक है ना, तो नया वेरिएंट आ रहा है, तो ये सब चर्चा का विषय, ये हमको देखते चलना, कंटेक्चुअल पार्ट है। अब ये जो द वैक्सीन की बात कर रहे हैं, है ना, कॉर्बेवैक्स जो है आपका, ये किस तरीके की वैक्सीन है, तो प्रोटीन सब यूनिट है, ये याद रखना है हमको, ठीक है ना। इसको किसने मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन, तो हैदराबाद में बेस्ड आपकी एक कंपनी है बायोलॉजिकल ई, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, क्या, तो ये यूज करेगा, क्या करेगा ये, विच मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ द होल वायरस, पूरे वायरस की जगह ये यूज करेगा फ्रेगमेंट को केवल, और फिर ट्रिगर करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। और इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि ये जो सब यूनिट वैक्सीन है वो कंटेन करेगा हार्मलेस एस प्रोटीन है, इसके अंतर्गत क्या है, हार्मलेस एस प्रोटीन है। एक बार जब ये इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा प्रोटीन को, तब ये प्रोड्यूस करेगा क्या, एंटीबॉडी, और वही एंटीबॉडी जो है फाइट करेगा जो रियल वहां पर इंफेक्शन होगा, संक्रमण होगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस याद नहीं करना हमको। अब ये कंपनी ने प्लान किया है कि प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे भैया अभी 75 मिलियन डोजेस पर मंथ, और फिर फरवरी तक और बढ़ा लेंगे 100+ मिलियन डोजेस, तो ये सब याद नहीं करना। इसके बाद जो यहाँ पर लिखा गया है कि फेज 3 ट्रायल कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है 3000 सब्जेक्ट्स पे 33 स्टडी साइट्स पे अक्रॉस इंडिया। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि ये न्यूट्रलाइज करने में जो एंटीबॉडी टाइटर्स अगेंस्ट डेल्टा स्ट्रेन की जो बात हो रही है, इंडिकेट कर रहा है, जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस बता रहे हैं, तो मोर देन 80% बता रहे हैं, है ना, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ जो आपके सिम्प्टोमैटिक इन्फेक्शन है बेस्ड ऑन पब्लिक स्टडी। सो एफिशिएंसी सबकी बता रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि भैया इसका यूज किया जाएगा, है ना। आगे भी आप देखेंगे वैक्सीन के बारे में सब जगह वही बताया जा रहा है। मोलुलपिरवीर जो है रेपिटेशन है, हमने देखा था, इसको किसने डेवलप किया है, तो यूएस फर्म ने रिजबेक बायोथेरेपेटिक्स और मर्क ने मिलकर किया है। ये पहले, सबसे पहले जो इसको मैन्युफैक्चर किया गया था, जब इसका विनिर्माण किया गया था, जब इसका उत्पादन शुरू किया गया, तो किस लिए, इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए किया गया। ये किस तरीके का ट्रीटमेंट है, तो भैया ओरल एंटीवायरल थेरेपी है आपका, एक तरीके का, है ना, ट्रीटमेंट है, किस लिए, कोविड पेशेंट को भी जो आपके ट्रीट करेगा। अब इसको मतलब क्लियर कट जो है इसको अथॉरिटी दी गई कि आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना, एडल्ट पेशेंट्स के लिए कोविड-19 को, जो आपके हाई रिस्क में है ना, उनको भी, ठीक है, तो उनके लिए यूज किया जा सकता है, नॉर्मल सी चीज है। अब ये करता कैसे है काम, तो भैया वायरस जो होता है वो अपनी फोटोकॉपी बनाता है, मैंने बोला, तो वही जो रेप्लिकेट कर रहा है वो उस प्रोसेस को वो वहां पर जेनेटिक कोड में एरर डाल के उसको बंद कर देगा, तो संक्रमण ठीक हो जाएगा। अब इसके बारे में बता रहे हैं कि 200 mg जो पिल्स जो है 200 mg की पिल्स दिया जाता है इसमें, और 5 दिन का कोर्स होता है, तो ये आप लोग देख जाइएगा, ये मैंने पहले भी बताया। अब ये डोज याद नहीं करना हमको, तो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े ड्रग मेकर्स है वो इसको मैन्युफैक्चरिंग भी चालू कर दिया इन्होंने, 13 है, उनके नाम देख जाइएगा। और यहाँ पर सन फार्मा जो है उसने अनाउंस किया है कि ये जो है आपके विद इन अ वीक जो है वो इसको स्टार्ट कर देंगे, है ना, इसका जो है उपलब्ध करा देंगे मार्केट में, ऐसा बोल रहे हैं ये। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो यूके है वहां के भी ड्रग रेगुलेटर ने, जो विनियामक है
दवा वगैरह से संदर्भित यूके में, उन्होंने भी यहाँ पर क्लीन चिट दिया है इसके यूज के लिए और बोले हैं कि सेफ है और इफेक्टिव है। अब वैक्सीन की बात करेंगे, द वैक्सीन जो है तो कोवावैक्स जो है ये बनाया गया है SII जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये भी आपका प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, लेकिन यहां पे जो यूज किया जाएगा वो रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इसको डेवलप किया गया है तो यूएस बेस्ड आपका नोवावैक्स है उसके द्वारा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, तो जो भी आपका नुकसानदेह जो प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं किसके द्वारा वायरस यही करता है, तो वो बोल रहे हैं कि हार्मलेस कॉपीज जो है आपकी ऑफ द स्पाइक प्रोटीन आर ग्रोन इन इंसेक्ट सेल। तो एक इंसेक्ट सेल में उसको क्या कर लिया हमने, ग्रो कर लिया, उसके बाद उस प्रोटीन से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया और असेंबल कर दिया इनटू वायरस लाइक नैनो पार्टिकल्स, है ना, नैनो पार्टिकल्स में उसको एम्बेडेड कर दिया, तो फिर उसको यूज किया जाएगा किस लिए, इम्यून बूस्टिंग कंपाउंड के रूप में, है ना। तो ये जो है आपका नोवावैक्स जो यूज करेगा इम्यून बूस्टिंग कंपाउंड जो आपका कंपाउंड है, एक यौगिक की तरह उसको यूज करेगा, ठीक है। और ये सेम टेक्नोलॉजी यूज होती है आपकी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में और HPV वगैरह में। तो SII ने अभी वैक्सीन को इवेल्युएट भी किया है ना, ट्रायल वगैरह करके 2 फेजेस में, और ये ट्रायल जो है यूके में भी किया गया। इसकी इफिकेसी जो है बताई जा रही है 96.4% है ओरिजिनल वायरस स्ट्रेन के लिए, 86.3 है अल्फा के लिए, 89.7 इफिकेसी ओवरऑल। तो ये बस याद रख सकते हैं हम लोग कि इतनी इफिकेसी है ओवरऑल जो है इसकी प्रभाविता बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो ट्रायल है ना कोविड-19 से संदर्भित जो इसका यूज किया जा रहा है, तो यूएस मैक्सिको में भी किया गया, बोला जा रहा है कि 100% प्रोटेक्शन है भैया मॉडरेट और सीवियर डिसीज के लिए और 90% एफिकेसी ओवरऑल। तो बहुत जगह जो है इसको जो है वो एक्सेप्टेबल बनाया गया है, बोला जा रहा है कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फैसिलिटी टेक्नोलॉजी जो यूज की जा रही है, तो टेक्नोलॉजी ये है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, तो वहां पर जो है आपका एनर्जी जो है सेव किया जाएगा, ठीक है। और फिर बहुत सारी जो है और भी टेक्नोलॉजी की USB लगा है उसमें, और भी जो डिफरेंट जो आपके डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, है ना, उनके लिए भी जो है किस तरीके का उनसे एडेप्टिव जो है चीजों को इसमें एम्बेडेड किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, वो सब चीजें बताई जा रही हैं। इसका इनॉग्रेशन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है, और इसका जो फाउंडेशन स्टोन था जो आपका फाउंडेशन पत्थर जिसको आप बोलते हैं आधारशिला रखी थी, वो जो पूर्व आपके मुख्यमंत्री हैं यूपी के अखिलेश यादव जी और यूनियन मिनिस्टर वेंकैया नायडू जी के साथ किया था उन्होंने, वही चुनाव इलेक्शन के पहले, है ना, चुनाव असेंबली जो आपका चुनाव होता है विधानसभा चुनाव उसके पहले उन्होंने किया था। अब ये जो है ये प्रोजेक्ट जो है इसमें 2 कॉरिडोर्स को जो है प्रपोज किया गया है। पहला जो स्ट्रेच है इसमें वो 23.8 किलोमीटर लंबा है जो प्लान किया गया है IIT कानपुर से नौबस्ता एरिया के लिए, जो कानपुर सिटी से जो है कनेक्ट होगा। दूसरा जो है 8.6 किलोमीटर का है, वो चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेके बर्रा एरिया जो है कानपुर सिटी का वहां का। अब ये स्टेट PCS के लिए आप लोग याद कर सकते हैं, और UPSC के लिए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां से कहां तक है। अब ये कॉस्ट जो है ये 11,000 करोड़ की स्टेट PCS। इसके बाद वर्क जो है स्टार्ट किया गया था, अभी ये जो काम जो स्टार्ट किया गया है जो अभी कंप्लीट हुआ है, इसको प्रायोरिटी के अंतर्गत रख के खत्म करवाया है। बोला गया है कि इसको जो है ट्रैफिक को जो है सही दिशा में, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए जो है इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को एज सून एज पॉसिबल जो है कंप्लीट किया जाएगा। उसी के अंतर्गत अभी एक स्ट्रेच को यहां पर कंप्लीट किया गया, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट किया गया वो योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 में, और 9 किलोमीटर जो स्ट्रेच है ना, जो 32.5 किलोमीटर लंबा रूट था, उसके अंतर्गत 9 किलोमीटर जो स्ट्रेच है उसको अभी तक कंप्लीट भी करा दिया है। कोविड-19 के चलने के अंतर्गत भी उस अभी तो कोविड-19 था उसके बावजूद इसको कंप्लीट करा दिया उन्होंने। तो जो फाउंडेशन स्टोन है वो 2016 में अखिलेश यादव जी ने रखा था वेंकैया नायडू जी के साथ मिलकर। अब ये सब कहानी है। अब यहाँ पर जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया, जब 9 किलोमीटर को जो 9 किलोमीटर लंबा जो आपका स्ट्रेच है उसको प्रायोरिटी स्ट्रेच के अंतर्गत रखा गया और उसका इनॉग्रेशन किया गया लास्ट जो आपका 2019 नवंबर में, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि जो फास्ट पेस में जो ये आपको कंप्लीट किया गया है ना, कोविड-19 चलने के बावजूद भी इसको कंप्लीट कराया गया है, और फिर नवंबर 2021 में इसको ट्रायल रन का आदेश भी दिया योगी जी ने वहां पर, ठीक है ना। अब यहां पर प्रायोरिटी स्ट्रेच क्या है ये जो है हमको जानने की जरूरत है। इसी का इनॉग्रेशन किया है मोदी जी ने। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो जहां पर मेट्रो जो प्रोजेक्ट है बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता थी, वहां पर रिलीफ देना था सिटी को ट्रैफिक कंजेशन से, यही इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है इसका। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। सेकंड जो स्ट्रेच है वो आपका कानपुर मेट्रो को कनेक्ट करेगा मोती झील
से लेके ट्रांसपोर्ट नगर एरिया को जो कि शेड्यूल किया गया है, जहां पर शेड्यूल किया गया है अंडरग्राउंड स्टेशन, मतलब भूमिगत स्टेशन भी वहां पर बनाए जाएंगे। अब इसमें कोई एनालिसिस का पार्ट नहीं है ना, ये नॉर्मल सी जानकारी। अब टेक्नोलॉजी कैसी, तो मैंने पहले ही बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी होगी जो बहुत सारी एनर्जी को सेव करेगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए वहां पर एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है उसमें एवरी 1000 यूनिट से 35 to 45% सेविंग हो जाएगी, है ना, वुड बी जनरेटेड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, इतना आप एक तरीके से एनर्जी की बचत कर रहे हो, है ना, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर फैसिलिटीज बताई जा रही है, तो टेक्नोलॉजी बेसिस पे बोले 56 यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स होंगे पर ट्रेन में। उसके बाद टॉक बैक बटन होगा इमरजेंसी के लिए, लॉन्ग स्टॉप रिक्वेस्ट बटन होगा डिफरेंटली जो आपके एबल्ड लोग हैं उनके लिए। 100% एलईडी लाइट्स का प्रयोग करेंगे वहां पर, ठीक है ना, रिड्यूस करेंगे एनर्जी कंजम्पशन को। एलसीडी पैनल वगैरह लगेगा, सीसीटीवी वगैरह जो आपका लगा होता है वहां पर, और जो आपका इंफोटेनमेंट जो होता है उसके अंतर्गत भी, है ना, इंफोटेनमेंट जो होता है उसके साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरास वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहां पर एलसीडी पैनल को यूज करेंगे। कुल मिला के यहाँ पर ऊर्जा के बचत का एक पॉइंट है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल ग्राम उजाला प्रोग्राम है। अब सीईएसएल के बारे में आप लोग जानते होंगे, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड है। ये जो है आपका ओन्ड किया जाता है जो सब्सिडायरी के रूप में EESL के, है ना, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के अंतर्गत। उसने एक जो है अचीव किया है यहाँ पर माइलस्टोन, डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने 50 लाख एलईडी बल्ब, जो आपका प्रोजेक्ट है क्रोर ऑफ देयर ग्राम उजाला प्रोग्राम के अंतर्गत। ये नॉर्मल सा पॉइंट है। अब इसमें करते क्या है, तो वही एलईडी बल्ब का वितरण है, जो पुराने आपके ट्रेडिशनल बल्ब थे उनके अंतर्गत जो है उनको आप एक्सचेंज करके ये ले जा सकते हैं, तो उससे ऊर्जा संरक्षण होगा, ठीक है ना, ऊर्जा खपत कम होगी, ठीक है ना। तो जो ग्राम उजाला स्कीम है इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इंप्लीमेंट जो है किस किस स्टेट में कहां कहां आइडेंटिफाई करके किया जा रहा है, तो रूरल हाउस होल्ड्स को यूपी में, बिहार में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। और ये प्रोवाइड करता है 7 वॉट और 12 वॉट के एलईडी बल्ब को 3 ईयर की गारंटी के साथ, है ना, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में, भारतीय रुपए में, है ना, बल्ब को एक्सचेंज में किसके, जो आपके वर्किंग इनकैंडेसेंट जो आपके बल्ब आते थे, है ना, जो हम बल्ब पहले यूज करते थे, है ना, तो मतलब अभी भी कई जगह यूज होता है, तो उस बल्ब को बदल के इससे हम रिप्लेस कर देंगे उसको 7 वॉट और 12 वॉट की एलईडी से 10 रुपए। एवरी हाउस होल्ड कैन एक्सचेंज अ मैक्सिमम ऑफ 5 जो है 5 बल्ब, तो जो प्रत्येक जो परिवार है वो मैक्सिमम 5 बल्ब को एक्सचेंज कर सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट ये है कि एनर्जी सेविंग होगी, इतनी यूनिट लिखा गया है इसमें, तो उससे जो है 250 करोड़ पर ईयर जो है कि कॉस्ट भी सेव हो जाएगी, इतना पैसा भी बच जाएगा। तो जब ये पैसा बचेगा तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट वहां पर क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, उससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो साइकिल है उसको बढ़ा सकती है ना, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वहां पर डेवलपमेंट हो सकता है ना, ये जो पैसा बचेगा उसका, इस तरीके से ये जो है आपका फायदेमंद होगा। और ये प्रोग्राम एक्टिव है टिल March 31, 2022, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्राम उजाला स्कीम क्या है, तो लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो आपके मिनिस्टर हैं आरके सिंह जी के द्वारा लास्ट ईयर मार्च में, मतलब इसी ईयर जो है मार्च में, अब नेक्स्ट ईयर लगने वाला है तो मार्च दिस ईयर जो है आज लास्ट डे है इस ईयर का। तो इन एन अटेम्प्ट टू रेज अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किसके खिलाफ, तो बताइए क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, बताने के लिए कि भैया क्लाइमेट चेंज का जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको कैसे एड्रेस करें हम, तो उसके संदर्भ में ये आपका एक पहल है, और किस तरीके से ऊर्जा की बचत की जाए इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, उसके संदर्भ में। तो ये मूव जो है आपका 2025 मिलियन किलोवाट जो एनर्जी है पर ईयर सेव करेगा, ऐसा मंत्री जी का कहना था, है ना। अब इसके बाद जो बताया जा रहा है कि ये जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है EESL, ये ज्वाइंट वेंचर है किसके, ये लीडिंग पीएसयू किसके अंतर्गत, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। अब ये जो इनिशिएटिव, इसमें एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे 10 रुपए पे, है ना, और इतने विलेजेस हैं और स्टेट हमने पहले ही देख लिया कि कौन कौन से हैं। अब रेसिडेंट्स जो है वो मैक्सिमम 5 एलईडी जो है वहां पर एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना, बाय पेइंग फॉर ओल्ड 100 वॉट बल्ब्स। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है मीटर वगैरह भी इंस्टॉल करने की बात की है। सौभाग्य योजना क्या थी बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है सीईएसएल के बारे में, तो वो बताया जा रहा है कि ये आपकी सब्सिडायरी है जो स्टेट ओन्ड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है उसके अंतर्गत, ठीक है ना, मतलब ये सब्सिडायरी और ज्वाइंट वेंचर है पब्लिक सेक्टर कंपनीज का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और CESL का फोकस किस पे है ये याद रख सकते हैं आप, क्लीन, अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी। क्या ये आपका SDG के गोल से जाके नहीं जुड़ेगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कौन सी ऐसा गोल है जिससे ये आपका अलाइन होगा SDG गोल के अंतर्गत। तो नेक्स्ट फेज देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो MCQ से रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर नील गाय के बारे में दिया गया है, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि बताया जा रहा है नील गाय जो है लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप है, और ये आपका पूरे उत्तरी भारतीय महाद्वीप में जो है आपका सर्वव्यापी है, पहला जो लिखा गया है यहाँ पर, है ना। तो बिल्कुल ठीक है आपका और पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि बताया जा रहा है ये आपका मेंबर है, सोल मेंबर है ऑफ द जीनस, जो बताया जा रहा है बोसेलैफिस बोला जाता है ना, उसका एकमात्र सदस्य है। और जो ये फैमिली के बारे में बताया जा रहा है, एंड प्लेस्ड इन द फैमिली, जो आपका बोविडे है उसके अंतर्गत उस परिवार में रखा गया, दूसरा भी ठीक है। तीसरा ये कि ये इंडिया में पाया जाता है, नेपाल पाकिस्तान में भी सिग्निफिकेंट नंबर्स में, ऑकर इन द तराई लो लैंड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास। तो बिल्कुल ठीक है, तराई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। हालांकि किसानों को इससे समस्या होती है ना, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दारा शिकोह जी के बारे में, यहाँ पर स्टेटमेंट फ्रेम किए गए हैं, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला लिखा गया है कि एल्डेस्ट सन थे अकबर के, तो यही गलत लिख दिया इन्होंने, ये शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। उसके बाद जो दूसरा है कि इनकी जो मृत्यु की गई थी, मतलब जो इनको मारा गया था, ही वॉज किल्ड आफ्टर लूजिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन अगेंस्ट हिज जो ब्रदर है औरंगजेब। बताइए धर्मट का युद्ध हुआ कब था, वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद ये मारे गए थे, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि इन्होंने डिस्क्राइब किया था, इनको जो बताया जाता है, इनका जो वर्णन किया जाता है, ये लिबरल मुस्लिम की तरह किया जाता है, हु ट्राई टू फाइंड कॉमनलिटीज, मतलब कॉमनलिटीज की बात करते हैं, समानताएं खोजने की बात करते हैं, ये हिंदू और इस्लामिक परंपराओं के बीच। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा जो है इंटेलेक्चुअल भी थे ये आपके, है ना, दारा शिकोह जी। और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।